नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी दांव पर साख। जी हाँ, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का बीच का नहीं है। इस चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। अगर बात ग्वालियर चंबल अंचल की करें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर तो सबकी नज़र है, लेकिन ज़्यादा फोकस ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों पर भी है, क्योंकि 2018 में जब वो कांग्रेस में थे तो पार्टी ने 34 में से 26 सीटें जीती थी, माफ़ कीजिए। लिहाजा सिंधिया वैसा ही दबदबा इस बार भी कायम रखना चाहेंगे, क्योंकि अब वो बीजेपी में हैं। साथ ही उनके समर्थकों का प्रदर्शन भी उनके राजनीतिक कद को प्रभावित कर सकता है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों दावा कर रहे हैं कि इस अंचल में वो ही ज़्यादा सीटें जीतेंगे। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या सिंधिया के समर्थक प्रत्याशी 2018 जैसा प्रदर्शन कर पाएंगे, और क्या ग्वालियर चंबल में फिर सिंधिया का जादू चलेगा? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्या फिर दिखेगा सिंधिया का दम? चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से नहीं कम। स्पेशल 16 तय करेंगे सिंधिया का कद। ग्वालियर चंबल में किस किस को मिलेगा पद? मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर है, खासकर वो जिन्होंने दल बदल किया। उनके लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। ऐसे ही एक दिग्गज नेता है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया का दबदबा माना जाता है, लेकिन ये दबदबा कायम रहेगा या नहीं, ये तो अब 3 दिसंबर को आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों से ही तय होगा। साथ ही सिंधिया के राजनीतिक करियर को भी स्पेशल 16 प्रभावित करेंगे। ये स्पेशल 16 वो प्रत्याशी है जो ज्योतिरादित्य के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। ये सभी सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इनमें गोविंद सिंह राजपूत, इमरती देवी समेत कई नेता शामिल हैं। हालांकि बीजेपी यह दावा कर रही है कि ग्वालियर चंबल में उसका प्रदर्शन बेहतर होगा। सिंधिया जी 2018 में कांग्रेस पार्टी में थे, तो ग्वालियर चंबल में 34 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें से 26 कांग्रेस जीती थी और 6 भारतीय जनता पार्टी जीती थी। आज जब वहाँ सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में हैं, वहाँ से माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी चुनाव लड़ रहे हैं, और उसका सबका असर मिलाकर बता देता हूँ कि वहाँ हम चुनाव को पलटने वाले हैं। 2018 में जो कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी वो भारतीय जनता पार्टी करने वाली है, और जो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से की सीटें थी उससे भी कम कांग्रेस को सीटें वहां जाएंगी। सिंधिया और उनके समर्थकों पर इस बार सबकी नजर है। जाहिर है कि उनकी जीत हार ग्वालियर चंबल में बीजेपी की तस्वीर साफ कर देगी, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं सोचती। कांग्रेस की माने तो इस अंचल में कांग्रेस की पकड़ मजबूत है। सिंधिया के जाने से कांग्रेस को कोई फर्क इस अंचल में नहीं पड़ेगा, उसकी ही सीटें ज्यादा आएंगी। ये बिल्कुल सरासर गलत है। सिंधिया जी को एक छोटे से कार्यकर्ता ने लोकसभा का चुनाव हराया, वही सिंधिया जी के कांग्रेस छोड़ने के बाद जो महापौर ग्वालियर की सीट हमने कभी नहीं मिल पाई, वो सीट कांग्रेस की झोली में आई। चंबल की बात करें तो मुरैना महापौर कांग्रेस का बना। जब अर्बन वोटर कांग्रेस की तरफ आ गया, सिंधिया जी की महल वाली जो महल में उनका निवास है, उस निवास की सीट भी कांग्रेस को मिली है। और आने वाले इस रिजल्ट में आप देखेंगे 25+ सीटों के साथ ग्वालियर चंबल संभाग सरकार बनाए जाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2018 में जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो ग्वालियर चंबल में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और कांग्रेस को सत्ता के करीब ला दिया। लेकिन अब राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ये चुनाव न सिर्फ सिंधिया समर्थकों के लिए बल्कि सिंधिया के लिए भी अग्नि परीक्षा साबित होगी। इस चुनाव से समर्थकों का स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ तो पार्टी में सिंधिया का वजन और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव खंडेलवाल और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है राजीव जी आपका अनादि टीवी में। जी नमस्कार सर। और मनोज जी, जो जनादेश है वो ईवीएम में कैद है, 3 तारीख को पता लग जाएगा। लेकिन चूंकि चर्चा इसलिए दिग्गजों की हो रही थी, एक बड़ी चर्चा हमने पूरे चुनाव में कि बीजेपी ने 7 सांसद केंद्रीय मंत्री मैदान में उतार दिए हैं। सिंधिया को लेकर भी चर्चा होती थी, लेकिन इस बार जो उनकी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि जितनी पिछली बार जब वो जितने विधायक लाए थे उन सबको टिकट मिले थे, जो जीते वो मंत्री बने, जो हारे उनको मंत्री पद मिला, दर्जा मिल गया था।
लेकिन इस बार उनके कई समर्थकों के टिकट काटे गए जिनकी रिपोर्ट ठीक नहीं थी। अब जो लोग मैदान में डटे हैं और जो बीजेपी का हमने प्रदर्शन देखा नगरीय निकाय में कि 55 साल बाद आप ग्वालियर की सीट महापौर हार जाते हैं, मुरैना हार जाते हैं, और अब जो कुछ हम देख रहे हैं तस्वीर, तो सिंधिया की साख जो दांव पर लगी है, क्योंकि कांग्रेस में वापसी का तो रास्ता है नहीं उनके पास। अब जो कुछ राजनीतिक जीवन वो बीजेपी में है, और जो जिस प्रकार के वो महत्वाकांक्षी हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि वो महज केंद्रीय मंत्री या सांसद रह के पार्टी में पूरा समय गुजार देंगे। लेकिन अगर उनको कुछ और हासिल करना मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रदेश स्तर पर, तो उनके समर्थकों को वो कुछ करके दिखाना पड़ेगा जो 2018 में हुआ और जो उपचुनाव में 2020 में देखा। 23 में क्या उम्मीद? मनोज जी, आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि सिंधिया की साख दांव पर है अभी इस चुनाव में। आपने अभी कहा कि उनके कुछ समर्थकों को टिकट इस बार अभी नहीं दिया गया, तो साख तो ऑलरेडी दांव पे कर दी भाजपा ने। जब वो छोड़े थे कांग्रेस के से भाजपा में आए थे, तब उनके पूरे समर्थकों को टिकट दी गई थी। 22 लोग छोड़ के आए थे और पूरे के पूरे टिकट पाए थे। 28 उपचुनाव हुए थे उस समय, तो साख तो तब भी दांव पे लग गई। अब सवाल यह है कि जहां पे ग्वालियर चंबल संभाग में जहां 26 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 7 सीटें भाजपा को मिली थी और 1 बसपा को मिली थी, उसमें से जब उपचुनाव हुए 28 उपचुनाव हुए, उसमें से 19 उपचुनाव जो है वो बीजेपी जीती थी और 9 कांग्रेस जीत गई थी। बिल्कुल। अब इस 19 उपचुनावों में से भी सिंधिया के समर्थक 13 ही चुनाव जीत के आए, मतलब 22 में से 13 लोग जीत के आए, तो उनका जो रिजल्ट परसेंटेज है वो 52% मात आ रहा है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि उनकी साख लगातार गिर रही है, और साख सिर्फ अभी नहीं गिर रही है। आप देखेंगे जब से वो लोकसभा चुनाव हारे तो उनके एक घर के सदस्य ने ही उनको चुनाव हरा दिया। उसके बाद कांग्रेस में से छोड़ने के बाद अब भाजपा में आए। वो तो अगर हारे नहीं होते तो हम शायद इस पे चर्चा ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि अब तक तो फिर कांग्रेस में बने रहते शायद। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि उनका कद हमेशा छोटा होता जा रहा है, और 35 साल बाद ग्वालियर के नगर निगम का चुनाव सिंधिया जी के भाजपा में आने के बाद भाजपा हारी है। ये उनका कद का एक आपके पास आकलन है, और इसी कारण से जो भाजपा ने उनके जो उपचुनाव में जो पूरी टिकटें दी थी, उसमें से अभी जो 15 टिकट दी गई हैं उसमें से 3 हारी हुई को भी टिकट दी गई हैं, लेकिन बाकी 7 टिकटें उनकी काटी गई हैं। तो इससे ये समझ लीजिए कि उनकी साख कितनी भाजपा की, जहां तक सवाल आता है भाजपा के पॉलिटिकल एंगल से भी यदि हम देखें तो वो साख वो नहीं रही जिस दिन उन्होंने सरकार कमल सरकार गिराया था। उस समय निश्चित रूप से सिंधिया जी का योगदान था, और यदि सिंधिया जी नहीं आते तो कमलनाथ की सरकार नहीं गिरती। तो उस योगदान को उस समय तो पार्टी ने स्वीकार किया और सबको टिकट दिया, चाहे वो उसमें क्राइटेरिया था ही नहीं कि वो आदमी जीत सकता है हार सकता है। लेकिन अभी चूंकि भाजपा को सरकार बनानी है, तो सिंधिया महाराज जी की दांव साख पर होने के बावजूद पार्टी ने कहीं ना कहीं मेरिट्स को भी सिलेक्शन में रखा है, और इसलिए एकमात्र क्राइटेरिया पार्टी की नजर में मैं नहीं समझता हूं कि सिर्फ सिंधिया जी की ही भरोसे पार्टी वहां पे चुनाव लड़ रही है। और यदि प्रदेश की हम बात करें, ग्वालियर चंबल संभाग की यदि हम बात करते हैं, तो प्रदेश के अधिकतम नेता जो भाजपा के हैं, और ग्वालियर चंबल संभाग से उससे 5 नेता बड़े हैं जो भाजपा के बड़े नेता हैं, जो ग्वालियर हमारा सिंधिया के इक्वल हैं, चाहे नरेंद्र सिंह जी तोमर हो, चाहे जयभान जी पवैया हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे अनूप मिश्रा हो। ऐसे नेता हैं जहां पे ग्वालियर में नेतृत्व की कमी नहीं है भाजपा के पास। इसलिए सिर्फ ये यदि चुनाव परिणाम विपरीत आते हैं तो निश्चित रूप से इसमें सिर्फ सिंधिया की दांव भी साथ पे नहीं लगी है, बल्कि भाजपा के नेतृत्व की भी, जहां पे चंबल और ग्वालियर संभाग नेतृत्व जो है। तो ब्रजेश जी, अगर केवल हम ग्वालियर चंबल की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक हमने देखा मालवा की बात कर लें हम, या भोपाल में देख लें हम, अगर प्रभुराम चौधरी है, बुंदेलखंड में गोविंद सिंह राजपूत हैं, सुभाषरा में हरदीप सिंह डंग है, तुलसी सिलावट है, या वर्धमान में राजवर्धन सिंह दत्ती गांव है। लेकिन चर्चा ग्वालियर चंबल की इसलिए क्योंकि वो माना जाता है कि उनका वो जो पूरा ओरा है वो एक बना हुआ था सिंधिया परिवार का। चाहे वो राजमाता की बात कर लें हम, जो भाजपा में रही वो, चाहे हम माधवराव सिंधिया उनके पिताजी की बात कर लें, और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लें, तो ये चर्चा इसलिए भी लाजमी है क्योंकि बहुत कम लोगों के उनके टिकट काटे गए, जिनके बारे में लगता था कि बिल्कुल हार ही जाएंगे, और जिनके बारे में था डाउटफुल था, लेकिन उन सबको भी टिकट दे दिए गए थे।
और जो पिछली बार बीजेपी का प्रदर्शन रहा था 2018 में, तो इसका क्रेडिट गया था सिंधिया को कि कांग्रेस ने उनके कारण अच्छा किया। लेकिन जो खंडेलवाल जी भी आंकड़ा बता रहे थे कि जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने कितनी सीट जीती उपचुनाव में, और जो नगरीय निकाय के आंकड़े आप हम सबको पता है, दर्शकों को हम बता चुके हैं। तो मौजूदा परिस्थितियों में भले नरेंद्र सिंह तोमर जैसे तमाम सारे दिग्गज नेता हों, लेकिन सिंधिया की चर्चा तो लाजमी है, और जब लाजमी हो, जिस प्रकार की उन्होंने मेहनत की है, तो कुछ तो उनके दिमाग में भी खिचड़ी पक रही होगी। देखिए मनोज जी, सिंधिया की बात होना लाजमी है, सही बात है, क्योंकि सिंधिया की वजह से ही 2018 के बाद 2020 में किस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई थी। और 100% परिणाम हमेशा नहीं आते। जो एक बार टॉप में मेरिट में भी आ जाता है, दूसरी बार परीक्षा दे तो हो सकता है कि वो फिसल जाए, हो सकता है कि वो उससे बेहतर अंक ला दे। बिल्कुल। तो ये परिस्थितियों पे निर्भर करता है। और रही बात, हम यहाँ पे बेहतर और उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि यदि सिंधिया बीजेपी में आ गए हैं, यदि सिंधिया को और सिंधिया के लोगों को बीजेपी ने, बीजेपी के कार्यकर्ता ने आत्मसात कर लिया है, तो 26 से ज़्यादा परिणाम आना चाहिए, बेहतर आना चाहिए। क्योंकि बीजेपी एक संगठन वाली पार्टी है। यदि संगठन ने उनके नेताओं को अपना मान लिया है, अपना लिया है, तो फिर उससे परिणाम बदल जाने चाहिए। जो हम देख रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता दावा कर रहे थे कि उल्टा होगा इस बार। जो कांग्रेस को 26 सीटें मिली थी, इस बार बीजेपी को 26 से प्लस मिलेंगी। ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि हो सकता है सिंधिया जी आए, नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी में जो दूरियां हैं, जो नाराजियां हैं, तो यार लग रहा होगा छत्रपों में कुछ विवाद है, मतभेद है, वो कहीं ना कहीं दिखे ना, और पब्लिक में, कार्यकर्ता में वो मैसेज ना जाए और परिणाम बेहतर आए। रही बात मुरैना की, हम बात करते हैं, ग्वालियर की उदाहरण दिया जाता है कांग्रेस की तरफ। तो मैं नहीं मानता मनोज जी कि अब जनता इतनी समझदार हो गई है कि लोकसभा चुनाव के यदि सिंधिया हार गए हैं तो वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गए, ये नहीं माना जाना चाहिए। और उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी थी इस विधानसभा चुनाव में भी, उपचुनाव में भी, क्योंकि वो एक अलग परिस्थिति है। वहां पे आप देखिए कि राहुल गांधी भी हार गए, बड़े बड़े हार गए। वहां एक मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े, और आप एक कार्यकर्ता जो हमने देखा है कि जो 10,000 से जीतता था, 5,000 से जीतता था, वो लाखों से जीता। जिसको उम्मीद नहीं थी वो लाखों से जीता। और कमलनाथ जी भी अपने गढ़ में कितने कम अंतरों से अपने बेटे को जिता पाए, मुख्यमंत्री रहते हुए। और उन्होंने उपचुनाव में भी खुद के लिए सेफ सीट चुनी। सेफ सीट चुनी। तो देखिए वो माहौल अलग है, क्योंकि मतदाता, जो लोकतंत्र जितना परिपक्व होता जा रहा है, मतदाता भी समझदार होता जा रहा है। नगर निगम में किसको चुनना है, उसको किसको नहीं चुनना है, पार्षद किसे बनाना है, महापौर किसे बनाना है, विधायक किसे चुनना है, सांसद किसे चुनना है, ये अब वो बाकायदा इसका निराकरण कर लेता है, निश्चय कर लेता है कि किसको कहाँ चुनना है। यही कारण है कि 2018 में देखते हैं कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, और बीजेपी इसके 4 महीने 6 महीने बाद चुनाव होते हैं। लोकसभा में देखिए किस तरह से 10% मतदान बढ़ जाते हैं, और कांग्रेस की हालत क्या हो जाती है। आप देखिए 29 सीटों में से 1 सीट वो हासिल कर पाती है, सिंधिया भी हार जाते हैं। रही बात साख की, तो बड़े नेताओं की साख मुझे लगता है तत्काल तो हम उस पर असर पर बात करते हैं, लेकिन डाउन होते कहीं दिखती नहीं है। बड़े बड़े नेता हार गए हैं, तो लेकिन क्या उनकी साख डाउन हो गई? क्या दिग्विजय सिंह को हम देख रहे थे 10 साल के लिए वनवास में चले गए, लेकिन आज देखते हैं कि उनकी साख क्या कांग्रेस में नहीं है क्या? वो चाहे तो सत्ता में बरकरार रख सकते हैं। 2018 में उन्होंने ताकत दिखाई, आप देखिए उनकी साख फिर हो गई। इसी तरह से जो छत्रप होते हैं, जो अपने क्षेत्रों में कई बार अप एंड डाउन होता रहता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने 26 सीटें पिछली बार जीती थी वहाँ, इससे पहले बीजेपी ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को बाजी मतलब पलट देती रही है, मात देती रही है उनको। तो क्या सिंधिया की साख कांग्रेस में गिर गई थी क्या? नहीं गिरी थी ना। और मुझे लगता है कि बीजेपी में अभी वैसे कोई संकेत आए नहीं है कि साख दाव पर। वो इसलिए कि यदि सिंधिया भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर परिणाम देंगे, तो एक तरह से ये कहा जाएगा कि सिंधिया को आत्मसात कर लिया, उनका भविष्य उज्ज्वल रहेगा, आगे पार्टी में उन पर ज़्यादा वो होगा। ये ना कहा जाएगा कि एक नया गुट बन गया है जो बीजेपी को ही नुकसान पहुँचा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर गौर किया जा रहा है, और इसको तरह से एक तरह से मिटाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे आने से नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, जो एक टैग लाइन दी थी या एक नारा दिया था कांग्रेस ने, उसको कहीं ना कहीं मिटाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि दिग्गजों को मैदान में उतारा, नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारा। हो सकता है इसी रणनीति के तहत सिंधिया को मैदान में नहीं उतारा। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ सिंधिया अकेले पे दाव नहीं लगाया मध्य प्रदेश में, दिग्गजों पे दाव लगाया। तो क्या सिंधिया की साख खतरे में? क्या नरेंद्र सिंह तोमर की साख खतरे में नहीं? क्या कैलाश विजयवर्गीय की साख खतरे में नहीं है? क्या नरोत्तम मिश्रा की साख खतरे में नहीं है? गणेश सिंह की नहीं है? राकेश सिंह की नहीं है? लेकिन ये हम इसलिए चर्चा कर रहे थे ना राजीव जी, क्योंकि जितने समर्थकों को टिकट उनके मिला है, ये घोषित रूप से मिला। बाकी हमने देखा पैरवी कई लोग करते हैं कि कईयों की हमने देखा कि प्रहलाद पटेल ने की होगी, नरेंद्र सिंह तोमर ने की होगी, कैलाश विजयवर्गीय ने की होगी, कुछ की संगठन ने की होगी, कुछ की सत्ता ने की होगी, कुछ दिल्ली से आए होंगे, कुछ संघ परिवार से आए होंगे। लेकिन चूंकि उनके भरोसे पर जो टिकट दिए गए हैं, इसलिए हम साख की बात कर रहे हैं। और दूसरा,
चूंकि माना जाता है कि सिंधिया घराने का प्रभाव तो मालवा रीजन तक है, मंदसौर तक माना जाता है। तो ऐसे में केवल पार्टी ने एक और गलती तो नहीं की कि सिंधिया को केवल ग्वालियर चंबल में ही बांधे रखा, या उनके जो समर्थक के इलाकों में गए बस वो, कि कभी गोविंद सिंह के लिए चले गए वो या किसी और समर्थक के लिए, पूरा मालवा में फ्री हैंड नहीं मिला उनको। नहीं, मालवा में भी उनको जैसे मंदातर से नारायण पटेल को टिकट दिया उनने, तो ऐसा नहीं है कि पार्टी ने सिर्फ सिंधिया जी को सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग तक सीमित रखा है। लेकिन जो दूसरी बड़ी बात है, जो आपने कहा कि सिंधिया को जो दांव पे लगाया, पार्टी को जो उन्हें टिकट दिया गया है उनके प्रभाव से, ओपन उनके कहने से टिकट दिया गया है, बाकी जो नेता है पार्टी के वो अंदर से उनके टिकट कहने से दिया गया, ऐसा नहीं। ये भाजपा है। कांग्रेस और भाजपा में बेसिक अंतर जो है, कांग्रेस हमेशा छत्रपों की राजनीति करती रही है और वहां पे छत्रप बटे हुए हैं। होशंगाबाद संभाग यदि जनवापुरम चले जाएंगे तो वहां सुरेश पचौरी जो कहेंगे वो होता है। भोपाल संभाग, होशंगाबाद संभाग में ऐसी हर क्षेत्र, दिग्विजय सिंह की बात है, वो प्रदेश के नेता हैं। मालवा में दूसरे नेता हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों के नेता को, उनका रीवा क्षेत्र में यदि आप चले जाएंगे तो अर्जुन सिंह के लड़के राहुल सिंह जी हैं, तो वहां छत्रप जरूर होता है कांग्रेस में। लेकिन भाजपा में छत्रप नेता, लेकिन जितने नाम आपने गिनाए ना खंडेलवाल जी, उसमें से अगर हम बात छोड़ते हैं दिग्विजय सिंह की, तो चाहे सुरेश पचौरी की बात कर लें, चाहे अजय सिंह की बात कर लें, उनके हाल क्या था, उनको टिकट मिल गया। अजय सिंह को ये बड़ी बात मानी जा रही है। सुरेश पचौरी इस पूरे कैंपेन में आपको कहीं नजर आए क्या? देखिए, ये पहली बार हुआ है कांग्रेस में, ये देखा जाए जहां कमलनाथ को फ्री हैंड दिया गया है। और मैं समझता हूँ कमलनाथ ने शायद मेरिट्स के आधार पे टिकट का अलग, यानी गुटबाजी तो हमेशा रही है, ऐसा नहीं कि पूरी समाप्त हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी को कम करने का प्रयास रखा है शायद कमलनाथ जी ने। इसलिए जो छत्रपों का जो राज चलता था वो उसका कहीं ना कहीं कम प्रभाव भी दिख रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं। लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं होता है। भाजपा में पहली बार यह हुआ है कि छत्रप राजनीति को लाने की कोशिश की गई है, जब 7 केंद्रीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें 5 मंत्री हैं, उनको उतारा गया है। एक महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, तो ऐसे उनको हर क्षेत्र अलग अलग उतारा गया है। और ये इसलिए उतारा गया कि वो अपने अपने क्षेत्र में, चाहे मालवा हो, चाहे ग्वालियर संभाग हो, चाहे रीवा हो, चाहे महाकौशल हो, वो अपने क्षेत्र में विजय प्राप्त करें और अपने वहां, और तब इनडायरेक्ट रूप से यह कहा गया कि मुख्यमंत्री की दावेदारी जो जितना लाएगा वो दावेदारी की उसकी उतनी ही मजबूती होगी। ये पहली बार भाजपा में हुआ है, इसलिए घोषित रूप से भाजपा में कभी नहीं होता है, लेकिन ये पहली बार, इसको आप कह सकते हैं कि पहली बार पार्टी ने इंडिकेशंस दिए हैं कि छत्रपों यदि आप मजबूत जितना होंगे, आप स्वयं होंगे, आपके माध्यम से छत्रप, यदि आप वहां पे क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करेंगे तो आपकी मुख्यमंत्री की दावेदारी मजबूत होगी। इसलिए जब पहले 2 लिस्ट जारी हुई तब तक शिवराज सिंह का नाम घोषित नहीं किया गया था। इसका मतलब साफ था पार्टी के नजर में कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं है। लेकिन बाद में स्थितियां बदली, शिवराज सिंह ने अपने पास से फेंके और उसके कारण पार्टी हाईकमान को दबाव में आना पड़ा और स्थिति आपके सामने स्पष्ट है। इसलिए छत्रपों की राजनीति भाजपा में ये पहली बार हुई। अब कितना सफल होगी ये देखने की बात होगी। लेकिन साफ की जो बात है, जो चौकसी जी ने कहा, बिल्कुल बात सही है कि चुनाव की हार जीत से नेता के साख पे बहुत फर्क पड़ा, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ मैं जो साख की आप बात कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि वो चुनावी जीत की साख की आप बात कर रहे हैं कि उनकी जिताऊ क्षमता कितनी है। हाँ बिल्कुल, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो ब्रजेश जी, जो खंडेलवाल जी कह रहे हैं साख के मतलब, लेकिन हम ये भी देख जी, खंडेलवाल जी, पोजीशन, एक पार्टी में पोजीशन भले इंटैक्ट रह सकती है, लेकिन यदि आप हारते हैं या जीतते हैं तो उससे आपकी चुनावी जो जीत की आपका जो साख है उस पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। और उसका प्रभाव आपके आने वाले चुनावों में, और जब पार्टी में सत्ता में जब आएगी तो आपके समर्थकों को किस तरह से एडजस्ट किया जाए उस पर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा। तो ब्रजेश जी, लेकिन एक बात है, क्योंकि अगर वो चुनाव लड़ रहे होते तो ये था कि एक दावेदार के रूप में वो मौजूद थे, या वो कह सकते थे कि भाई मैं तो अपनी लड़ाई में फंसा हुआ था, इसलिए बाकी जगह समय नहीं दे पाया। लेकिन फ्री हैंड शायद इसीलिए छोड़ा गया था कि पिछले 2018 के परिणाम को बदलें या 2020 जैसे परिणाम वो दिला दें कम से कम। और हमने देखा बाकी सारे छत्रप हैं, कई सारे उनसे बड़े लीडर भी हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे थे कि अपनी सीटों पे कोई फंसा था, कोई किसी और सीट पर जा पाया तो जा पाया, या फ़ोन से जो कुछ कर पाए होंगे मैनेजमेंट। और एक ही चरण में चुनाव था, तो ये भी नहीं था कि अपना चुनाव निपटा के कहीं और चले गए या कहीं और से निपटा के अपना चुनाव लड़ लेते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस पूरे मामले को महत्वपूर्ण बना रही है। और केवल सिंधिया पे इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा, अगर छत्रपों की राजनीति भी देखें तो कांग्रेस के नज़रिए से भी देखते थे हम,
तो सिंधिया हार गए थे, लेकिन अगर वो जीत जाते तो शायद स्थितियाँ दूसरी होती। आप सचिन पायलट को देख लीजिए, टीएस सिंहदेव को देख लीजिए, और मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसे नेता हमने देखे कि विक्रम वर्मा एक समय मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन वो खुद ही चुनाव हार गए थे, तो मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो गए थे। उसके बाद से तो वो चुनावी राजनीति से दूर हो गए, उनकी पत्नी अब चुनाव लड़ रही हैं। तो कई बार होता है कि आपके दिग्गज जीत गए हैं, क्षेत्र आपके नेता सारे जीत जाते हैं, लेकिन आप चुनावी राजनीति से अगर 1-5 साल भी दूर रहते हैं तो राजनीति में तो 5 दिन भी लंबा वक्त होता है। देखिए मनोज जी, सिंधिया निश्चित तौर पर चाहे बीजेपी में रहें चाहे कांग्रेस में रहें, उन पर चर्चा होगी, क्योंकि वो इस तरह के लीडर हैं। एक क्षेत्र का एक तरह से छत्रप है वो, और उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही है कि उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, तो नज़रअंदाज तो किया ही नहीं जा सकता। और सिंधिया हम देख रहे हैं कि पहली बार ही नहीं, उनकी उपयोगिता किस तरह से हो सकती है। बीजेपी में यदि सर्वाधिक किसी ने दौरे किए हैं, जनसभाओं को संबोधित किया है, तो शिवराज सिंह चौहान के बाद दूसरा नंबर आता है सिंधिया का। बिल्कुल। तो बीजेपी की एक अलग रणनीति है, वो अपने लोगों से किसकी कहां जरूरत है उस हिसाब से काम लेती है। रणनीति देखिए आप किसने बना रहे थे, अमित शाह बना रहे थे। चेहरे किसको आगे रखा था, नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखा था। तो आप देखिए बीजेपी ये सब कर रही थी तो किसी रणनीति के तहत कर रही थी ना। उसे मालूम था कि मध्य प्रदेश में क्या हालात है। हमने देखा है तमाम सर्वे कह रहे थे, कांग्रेस कह रही थी, यहाँ तक कि बीजेपी के लीडर कह रहे थे कि जब चुनाव आचार संहिता नहीं लगी, इससे पहले जब तक बीजेपी ने पूरी तरीके से केंद्रीय आला कमान ने अपने हाथ में कमान नहीं ली, प्लस दिख रही थी हमको कांग्रेस के नेता भी मान रहे थे, बीजेपी के नेता भी मान रहे थे। देखिए रणनीति का हिस्सा है ना, अमित शाह ने अपने हाथ में बागडोर संभाली, कहीं ना कहीं कुछ तो रहा होगा कि चेहरा मोदी का आगे किया, छत्रपों को मैदान में उतारा। सिंधिया को भी वो जिम्मेदारी दी कि आप कहां आपकी उपयोगिता है, कैसे आपसे काम लिया जा सकता है। और रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है कि उनको चुनाव मैदान में नहीं उतारा कि कहीं बीजेपी में एक मैसेज ना चला जाए कि सिंधिया ही सीएम बनने वाले हैं या सिंधिया को ही सीएम बनाया जाएगा। जो बीजेपी के छत्रप हैं, जो दौड़ रहे हैं या जो दखल रखते थे, लाखों वोट से जीतने का दावा करते थे, बड़ा नेता बनते थे, उनको मैदान में उतार दिया कि आप यदि मोदी के दम पे जीते हो, मोदी के नाम पे जीते हो, तो अब अपनी राजनीति यदि आपको लगता है कि आप बड़े नेता हो तो जीत कर दिखाइए। तो आप देखिए हर कठिन सीट पर उतारा है, जो हारी हुई सीट पर उतारा है, जो उनका एक लक्ष्य था कि जिन सीटों को जो लड़ाई एक एक वोट की एक एक सीट की है, लेकिन अब रणनीति का हिस्सा है ये। तो साख तमाम नेताओं की दाव पर लगी है। यदि साख सिंधिया की भी लगी है तो मोदी और अमित शाह की रणनीति पर भी लगी। बिल्कुल। और ये साख की दाव जो हम बात कर रहे हैं और ये कहाँ तक क्या रंग लाएगी, क्या गुल खिलाएगी, 3 दिसंबर को इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहरहाल अब समय की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद खंडेलवाल जी। तो निश्चित तौर पर सिंधिया की क्या तमाम सारे नेताओं की साख दाव पर लगी है, लेकिन जिस घोषित तौर के से सिंधिया आए, उनके लोगों को टिकट दिया गया और सिंधिया को जिस प्रकार से फ्री हैंड दिया और जो उन्होंने चुनावी दौरे किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि बड़े लीडर हैं तो उम्मीदें भी बड़ी हैं, और जब उम्मीदें बड़ी हैं तो फिर चर्चा भी सबसे ज़्यादा उसी लीडर की होती है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।